आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत एक सवाल से। क्या अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे? अगर अखिलेश आजमगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो क्या पूरे पूर्वांचल में इसका असर पड़ेगा? आज ऐसे तमाम सवालों की एंट्री अखिलेश यादव के उस बयान की वजह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में हो गई जो उन्होंने आजमगढ़ का नाम लेकर किया। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव लड़ने वाले सवाल पर आजमगढ़ का नाम लिया। आजमगढ़ की जनता से चुनाव लड़ने की अनुमति लेने की बात कही। अखिलेश की इस बात को सियासी दंगल में कई चश्मे से देखा जा रहा है। सवाल यही कि क्या पूर्वांचल में बीजेपी के प्रभाव को कम करने के लिए अखिलेश आजमगढ़ से मैदान में उतर रहे थे? मैं आजमगढ़ की जनता से कहूंगा और पार्टी जहां फैसला लेगी वहां लड़ेंगे। और चुनाव पहले होना चाहिए, योगी जी से पहले लड़ लें चुनाव। अखिलेश यादव ने एक वाक्य में उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में बड़ा दांव खेल दिया। इशारा कर दिया आजमगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसे आसानी से समझें तो आजमगढ़ से सांसद और 2022 में समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। एक दिलचस्प जानकारी ये भी है कि 18 साल बाद यूपी चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के सीएम चेहरे चुनाव में किस्मत आजमाने उतरे हैं। अखिलेश यादव पूर्वांचल के आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं तो गोरखपुर से बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान पहले ही कर दिया है। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। गोरखपुर की जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं के सहयोग से अपने सभी वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी न केवल गोरखपुर में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। यह आप सबको देखने को प्राप्त होगा। अखिलेश ने आजमगढ़ से चुनाव लड़ने का इशारा तो कर दिया, लेकिन ऐलान अभी बाकी है। वैसे भी योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के चुनावी मैदान में ताल ठोकने के बाद ही उन पर दबाव बनने लगा था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं है और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं और उनको इतना लंबा समय भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है। जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम की हमने ये शुरू किया है और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। यह जान करके मुझे आश्चर्य हो रहा है। ये मन से चुनाव तो नहीं लड़ने वो जा रहे हैं, भरे मन से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय योगी जी को, आदरणीय केशव मौर्य को जो लड़ाने की बात की है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक प्रश्न तो वहां इनके और सदस्य उठा ही रहे होंगे कि आखिर आप क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव। तो अब भरे मन से ये एक अभी आवाज है, चुनाव लड़ना पसंद करते नहीं है। बैकडोर से आए थे तो बैकडोर से ही वो सत्ता पाए थे, इसलिए मैदान में जाने वाले लोग जो होते हैं वो मैदान में हमेशा दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवा भाव के लिए मैदान में रहता है और ये स्वार्थ के लिए आज और या मजबूरी के तहत चुनाव में जा रहे हैं तो उसका परिणाम उनको पता है, अच्छी तरह से पता है। विरोधी इसी मुद्दे पर अखिलेश पर सियासी तंज कस रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने पहले भी चुनाव लड़ने का इशारा कर दिया था। माना जाए कि अखिलेश यादव 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पार्टी तय करेगी, मैं चुनाव लड़ूंगा। आजमगढ़ ने हमेशा समाजवादी पार्टी को जीत का आशीर्वाद दिया है। ये वही चुनावी धरती है जहां 2014, 2017 और 2019 की मोदी लहर भी कमल के सियासी सूखे को दूर नहीं कर सकी। अगर अखिलेश आजमगढ़ से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो इसका संदेश पूरे पूर्वांचल में जाएगा। वही पूर्वांचल जहां अखिलेश परिवर्तन का नारा बुलंद कर रहे हैं और इसी नारे के नीचे ओम प्रकाश राजभर बीजेपी को पूर्वांचल से साफ करने का दम भरते हुए सुनाई देते हैं। इस बार किसान की लड़ाई में और वेस्टर्न यूपी में वो साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी का सूरज पूरब में डूब जाएगा।
पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव एकदम डंके की चोट पर। और फिर मैं जाके आप बन बांदा, जाएंगे चित्रकूट, उपमुख्यमंत्री। हमीरपुर, जालौन, उड़ई, झांसी देखा। ठीक है। मैं आपके साथ जालौन, यहाँ जौनपुर देखा न। हम आपके उनके साथ रह करके अकेले भी 50,000, 60,000, 40,000 की भीड़ ओम प्रकाश राजभर को सुनने आती है। ठीक। तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब बारी आर पार की चुनावी लड़ाई की है। मोदी योगी की जोड़ी भी आजमगढ़ की अहमियत समझती है, जिसकी गवाही पूर्वांचल के बार बार दौरे ताल ठोक कर दे रहे हैं। ये पावन धरती का पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के सौगात मिलत बा। जैके आप सब बहुत दिन से अगोरत रहीन। आप सभी का बहुत बहुत बधाई। 2022 के यूपी चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर है। इस जंग को जीतने के लिए बीजेपी विकास और डबल इंजन की सरकार का दांव चल रही है। अखिलेश बीजेपी के इसी दांव को फेल करने के लिए अपनी तैयारी कर चुके हैं और उन्होंने चुनावी बिसात बिछा ली है। जो गिनती हम लोगों ने बताई थी, मंच पे बैठे हुए लोग और यहाँ पर आए हुए सभी हमारे साथी और जो लोग समाजवादी रास्ते पर हैं और अंबेडकरवादी लोग हैं, ये दोनों लोग मिलकर के हो सकता है आक्रोश का साथ ले लेंगे तो हो सकता है 400 सीटें भी ये गठबंधन जीत जाए। क्योंकि जनता बैठी है, बदलाव के लिए बैठी है। जनता बदलाव के लिए बैठी है। जनता परिवर्तन चाहती है। पहले बीजेपी के बागियों को तोड़कर चुनावी खेल में नया रोमांच भर दिया और अब पूर्वांचल की सियासी गणित को साधते हुए आजमगढ़ का पासा फेंका है। देखिए, चुनाव में हर एक व्यक्ति को उतरने का अधिकार है। वे अपनी पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी बने, ये हमारी भी कामना है, उनको बनना चाहिए। लेकिन एक बात तो सामने आ गई है कि समाजवादी पार्टी आज बैकफुट पर आ चुकी है अपनी पहली सूची के बाद। अब उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि अगली सूची वो जारी कर सकें, क्योंकि किसकी करें किसकी न करें। वैसे आजमगढ़ सीट को देखें तो 2014 में मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद रह चुके हैं, जबकि 2019 में आजमगढ़ की जनता ने अखिलेश को दिल्ली भेजा। समाजवादी पार्टी के लिए आजमगढ़ कितना जरूरी है, ये अखिलेश बताना और समझाना नहीं भूलते हैं। और जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है, ये बहुत दिनों बाद समाजवादी पार्टी के लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या में हम लोग पहली बार इकट्ठे हुए हैं। हम लोग जब ऊपर से देख रहे थे, कोई सड़क आजमगढ़ की ऐसी नहीं है जिससे लोग ना आ रहे हों। पूरी की पूरी सड़कें भरी पड़ी थीं। और केवल मैं नहीं महसूस कर रहा हूं, यहां बहुत सारे लोग जो वरिष्ठ नेता हैं वो महसूस कर रहे हैं कि आज ये मैदान छोटा पड़ गया है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के समर्थक भारी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब मोदी की आंधी का अंदेशा था, तब आजमगढ़ से ही अखिलेश यादव ने देश बचाओ का नारा दिया था। जो रैली होने जा रही है, देश बचाओ देश बनाओ रैली, ये ऐसे समय पर है जब हम लोग लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं और हम समाजवादियों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि इस पर आपने देखा होगा, हम लोगों ने जो पोस्टर बनाया था उसमें लिखा है जागो समाजवादियों। 15 जनवरी को बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 107 उम्मीदवारों के नाम थे, लेकिन लिस्ट में 2 नाम ऐसे थे जिसने बीजेपी की चुनावी रणनीति साफ कर दी। अयोध्या से योगी के चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लग गया। बीजेपी ने योगी को गोरखपुर का टिकट थमा दिया, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू से उतारने का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए। तभी से अखिलेश यादव पर चुनावी दंगल में उतरने का दबाव बन रहा था। 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर अखिलेश का नाम चर्चा में है, लेकिन आजमगढ़ का नाम लेकर उन्होंने इशारा कर दिया। आजमगढ़ से चुनाव लड़ने का दांव क्यों चला, ये समझिए। पूर्वांचल अगर राजनीति की उपजाऊ जमीन है, तो आजमगढ़ से अखिलेश के चुनाव लड़ने के फैसले से सपा की फसल लहलहा सकती है।
यादव मुस्लिम बहुल आजमगढ़ के चयन के पीछे अखिलेश एक तीर से 3 मकसद साध सकते हैं। मकसद नंबर 1, यादव वोट बैंक को लामबंद करना। मकसद नंबर 2, मुस्लिम मतदाताओं में विश्वास बढ़ाना। मकसद नंबर 3, पूर्वांचल में बीजेपी को चुनौती देना। यानी अखिलेश यादव के लिए जातीय और धार्मिक समीकरण दोनों इस एक दांव से सध सकता है। ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये लोगों के बीच में दूरियां पैदा करते हैं, ये खाई पैदा करने वाले लोग हैं। इसलिए आने वाले समय में इस चुनाव में जो होने जा रहा है उसमें जवाब देना और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करके दिखाना। दरअसल अखिलेश के पूर्वांचल में ताल ठोकने से बीजेपी को 2 मोर्चे पर लड़ना होगा। पहला, सत्ता विरोधी लहर से निपटना, और दूसरा, बीजेपी इस अभिशाप को तोड़ना चाहती है कि बीते 6 दशकों में कोई मुख्यमंत्री दोबारा सत्ता में नहीं लौटा। पार्टी इस बढ़त के साथ शुरुआत कर रही है कि उसने 2014 के बाद 2 आम चुनाव और 1 विधानसभा चुनाव भारी बहुमत से जीता। साल 2019 के आम चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए ने 49.9% वोट पर कब्जा किया था, जो बताता है कि राज्य में उसका किस कदर जोरदार दबदबा है। इस बार भी दावा 2017 और 2019 के प्रदर्शन को रिपीट करने का है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता विजय तभी मनाएगा जब हम 300 पार कर लेंगे। मुझे बताओ, 300 पार करोगे भाई? जोर से बोलो, करोगे भाई? अब की बार और विशेष करके जब हम सबका साथ कहते हैं तो गरीब कल्याण, ये हमारा मंत्र रहा और उसको आगे बढ़ाने का काम किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, हमारे लेबरर्स के लिए जो वापस जा रहे थे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना, उनको एम्पावर करना। भले ही 2017 की तरह इस बार भी बीजेपी जातियों के इस इंद्रधनुष पर भरोसा करके चल रही है, जो राज्य में अपने पारंपरिक ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर वोटों को कायम रखते हुए गैर जाटव दलितों और गैर यादव ओबीसी से मिलकर बना है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले योगी के मंत्री और बीजेपी के एमएलए का पार्टी से मोहभंग बड़े उलटफेर की वजह बन सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में जब 10 तारीख को परिणाम आएगा तो 2017 के पहले जो भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा था 42 विधायक और 45 विधायक का, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, इन नौजवानों की कुवत के बिना पर आपको फिर पुराने आंकड़े दहाई पर लाके खड़ा करने का काम करूंगा। जिन 2 चेहरों को बीजेपी चुनावी जीत की गारंटी मान रही है, अब उन्हीं चेहरों पर अखिलेश यादव बड़ा और सीधा प्रहार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और उत्तर प्रदेश की जनता एक झूठ बोलने वाली सरकार को हटाना चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता एक ऐसे मुख्यमंत्री को हटाना चाहती है जो मुख्यमंत्री बहुत सी चीजों को जानते नहीं है। क्या मोदी और योगी की जोड़ी 2022 में मैच विनर साबित होगी या फिर अखिलेश यादव की चुनावी रणनीति भारी पड़ेगी? अगर अखिलेश के सियासी सफर को देखें तो आजमगढ़ से चुनाव लड़कर वो अपनी पार्टी को और मजबूती दे सकते हैं। अगर बात 2017 चुनाव की करें तो अखिलेश बतौर उम्मीदवार मैदान में नहीं थे। हालांकि मार्च 2012 में महज 38 साल की उम्र में अखिलेश पहली बार यूपी के सीएम बने। वो यूपी के सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे हैं। तब भी वो चुनाव मैदान में नहीं थे, बल्कि विधान परिषद के सदस्य बने। इससे पहले वो 3 बार कन्नौज से लोकसभा सदस्य चुने गए। पहली बार 2000 में हुए उपचुनाव में जीतकर लोकसभा पहुंचे। निश्चित तौर पर पूर्वांचल इस वक्त सबसे ज्यादा हॉट इलाका बना हुआ है और अखिलेश यादव हर हाल में पूर्वांचल से लड़ना चाहेंगे, लेकिन उनके लिए ऑप्शन कई हैं। वो चाहे इटावा हो, वो चाहे कन्नौज हो, वो चाहे बदायूं हो, कई और ऑप्शन अखिलेश यादव के सामने रखे गए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर सबसे बड़ा दावा अगर कहीं बन रहा है तो वो आजमगढ़ है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।
चुनावी मैदान में आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है और बीजेपी इसी गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश करती आई है। 2014 से लेकर अब तक हुए चुनाव में बीजेपी आजमगढ़ का किला जीतने में नाकाम रही। बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ का वोट तो लिया लेकिन विकास सैफई का किया। विकास के दम पर बीजेपी इस बार आजमगढ़ में जीत का दम भरी है। तमाम बड़े नेताओं की रैलियां हो चुकी हैं। यहां तक कि इशारे में योगी ने आजमगढ़ को आर्यमगढ़ में बदलने के संकेत भी दिए थे। इसी संकेत पर अखिलेश ने पलटवार करते हुए कहा था, अगर नाम बदला तो उनकी सरकार बनते ही फैसले को पलट दिया जाएगा। ये वही आजमगढ़ है जहां की जनता ने मुलायम सिंह यादव को इस उम्मीद में चुना था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। जनता ने अपने नेता को दिल्ली भेज दिया था, लेकिन देश का मिजाज आजमगढ़ से कुछ और था। सवाल यही है कि आखिर आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की सियासी पैठ की वजह क्या है? तो इसका जवाब है आजमगढ़ का जातीय समीकरण, जिसने इस जिले को समाजवादियों का इलाका बना दिया। आंकड़ों को समझे तो आजमगढ़ में 18% मुसलमान हैं और 17% यादव हैं। यानी Y+M का कॉम्बिनेशन समाजवादी पार्टी को जीत की दहलीज पर खड़ा कर देता है। इस जिले में 2 लोकसभा सीटें आती हैं, एक आजमगढ़ और दूसरी लालगंज। 2019 में दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन की जीत हुई थी। 2012 चुनाव में आजमगढ़ की 10 सीटों में 9 पर समाजवादी पार्टी जीती थी, जबकि 2017 के चुनाव में 10 में 5 सीटें जीती। 4 सीटों पर बीएसपी, सिर्फ 1 सीट पर बीजेपी जीती थी। आज की तारीख में आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का मजबूत किला है, वही किला जिसे जीतने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। आजमगढ़ की अस्मिता और सम्मान का मुद्दा उठाकर समाजवादी पार्टी को घेर रही है। पहले मऊ के अंदर दंगा कराते थे, आजमगढ़ को बदनाम करते थे। आज आप देख रहे होंगे सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं भी कब्जा कर लेते थे। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी की सरकार में आतंक का गढ़ बन गया था। आजमगढ़ को इस आतंक के कलंक से मुक्त करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। लखनऊ पहुंचेंगे, पूरा सफाया आपको भारतीय जनता पार्टी का दिखाई देगा। अच्छा, खासतौर पे आजमगढ़ को लेके कई बार सवाल उठे, यहाँ तक कि लोगों ने पोस्टर तक लगा दिए। वाराणसी में कई रैलियां हुई, आजमगढ़ में उस अपेक्षा में आपकी कम आना जाना भी हुआ रैलियां हुई। देखिए, आजमगढ़ मैंने पहले ही कहा है कि कोई आजमगढ़ हमारे लिए नया नहीं है और आजमगढ़ और इटावा हमारे लिए एक सा है। ये जो ऐतिहासिक काम हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि जहां पर हमें मौका मिला है और बड़ा काम करने के लिए। चुनावी आंकड़े बताते हैं कि 1996 से लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। सिर्फ अपवाद के रूप में 2009 है, जब मुलायम के शिष्य रह चुके रमाकांत यादव ने पार्टी छोड़कर बीजेपी से चुनाव लड़कर जीत दर्ज की थी। 2014 में अपने गुरु मुलायम के खिलाफ रमाकांत यादव ने चुनाव लड़ा था, लेकिन गुरु और चेले के बीच हुए सियासी युद्ध में आजमगढ़ ने मुलायम को चुना था। एक सवाल ये भी है कि मुलायम के बाद अखिलेश ने आजमगढ़ को क्यों चुना? इसे आप यूं समझिए कि 2014 लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की यही इकलौती सीट समाजवादी पार्टी बचा पाई थी। अखिलेश यादव 2019 में आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे। अखिलेश का ये फैसला महज चुनावी रणनीति का हिस्सा नहीं था, बल्कि समाजवादी पार्टी की कमान पूरी तरह अपने हाथ में लेने के बाद आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ने के जरिए पिता की विरासत को संभालने का बड़ा संदेश भी दिया था। देखिए, परिवार में जो कुछ हुआ, अब समय बहुत गुजर गया है। नेताजी साथ हैं, चाचा की पार्टी को मैंने गठबंधन में ले लिया है। और देखिए, बीजेपी वही लोग जो चाचा भतीजे की बात कर रहे हैं, भाई इनका खुद का परिवार नहीं है। परिवार के लोगों का क्या दुख दर्द समझेंगे? हमने तो कभी नहीं कहा कि तुम्हारा परिवार कैसे आ रहा है, एक तुम्हारे में भी परिवारवाद है। क्या आजमगढ़ से अखिलेश की दावेदारी से पूर्वांचल पर असर पड़ेगा? आजमगढ़ जिला मऊ, गोरखपुर, गाजीपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर और अंबेडकर जिले की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो पूर्वांचल के सबसे महत्वपूर्ण जिलों में से एक है आजमगढ़। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए काम कर रहे हैं। जो पार्टी हटाएगी, जो विकल्प है, उसके साथ जनता खड़ी है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो अराजकता ही उसका पर्याय हो गया था। देश के अंदर एक नारा चल पड़ा था,
जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का दबदबा लंबे अरसे से रहा है, लेकिन अंडरवर्ल्ड और आतंकी कनेक्शन की वजह से कई बार गलत वजह से सुर्खियों में रहा। बीजेपी इस मुद्दे को उठाकर अपनी सियासी जमीन तैयार करने में जुटी हुई है। मैं योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस आजमगढ़ को दुनिया भर के अंदर सपा के शासन के अंदर कट्टरवादी सोच और आतंकवाद की पनाहगाह के रूप में जाना जाता था, उसी भूमि पर आज मां सरस्वती का धाम बनाने का काम हुआ। समाजवादियों के गढ़ में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन तमाम रस्साकशी से बीजेपी 2022 में अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में कमल खिला पाएगी? उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुक्ता। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जैम चाहिए या समाजवादी पार्टी का चाहिए? ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं करते। जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे। गोरखपुर के बाद अब आजमगढ़ प्रदेश की सबसे हॉट सीट में बदल सकती है, क्योंकि पूर्वांचल की लड़ाई में आजमगढ़ से निकला जनादेश भविष्य की राजनीति का पथ तैयार कर देगा। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। आजमगढ़ के लोग क्या सोच रहे हैं, 2022 को लेकर आजमगढ़ के दिल में क्या है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पूर्वांचल की चुनावी लड़ाई में 3 चेहरों का बड़ा इम्तिहान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल में आने वाली सीट वाराणसी से सांसद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और 2022 में बीजेपी के सीएम उम्मीदवार का गढ़ भी पूर्वांचल का गोरखपुर है। अगर अखिलेश भी आजमगढ़ से चुनावी ताल ठोकते हैं तो पूर्वांचल की लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है। जानकार यही मान रहे हैं कि अखिलेश का आजमगढ़ से दंगल में उतरना सोची समझी चुनावी रणनीति का हिस्सा होगा। अखिलेश के आजमगढ़ से वहां चुनाव लड़ने की वजह से आसपास के लगभग 10 जिले जो बिल्कुल आजमगढ़ की सीमाओं से सटे हुए हैं, सीमावर्ती हैं, तो वो वहां के वोट बैंक को भी प्रभावित करेंगे, वहां के कार्यकर्ताओं को भी मनोबल बढ़ेगा। तो इस दृष्टि से भी, चुनावी और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अखिलेश यादव का ये निर्णय मुझे लगता है कि शायद बहुत चतुराई वाला और बड़ा एक रणनीतिक तौर पर एक अच्छा निर्णय हो सकता है। आजमगढ़ सिर्फ इसलिए सुर्खियों में नहीं है। अखिलेश का इशारा यही बताता है कि चुनाव चाहे बीजेपी जीते या फिर समाजवादी पार्टी, लखनऊ की गद्दी के लिए मुख्यमंत्री को सिलेक्ट करने का काम पूर्वांचल की जनता करेगी। पूर्वांचल जो भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ रहा है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री बनारस से हैं और योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं वो गोरखपुर से हैं। ऐसी स्थिति में मुझे ये लगता है कि अखिलेश यादव ने एक राजनीतिक लड़ाई के लिए और रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने के साथ साथ योगी और मोदी के क्षेत्र में सेंधमारी करने के लिए, यहाँ उनके गढ़ में एक चुनौती, बड़ी चुनौती खड़ी करने के लिए अखिलेश यादव ने यह निर्णय लिया है कि वो आजमगढ़ से लड़ेंगे। 2022 के सियासी घमासान में क्या है, आजमगढ़ के लोगों की राय क्या है, अखिलेश के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के बारे में लोग क्या करते हैं? अखिलेश यादव आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है और जीत के भी जाएंगे। सर, इन्होंने जो भी आजमगढ़ में काम हुआ इन्होंने ही किया है। मान लीजिए ये लोग कहते हैं नहीं किए हैं, वो ठीक है नहीं किए हैं, लेकिन अभी 7 साल से ये सत्ता में है, राज्य से लेके केंद्र तक। क्या बदलाव होगा? क्या बदलाव? सर, अभी तक जो हुआ है उससे ज्यादा तो बदलाव कभी कर नहीं सकते हैं जो आज तक हुआ है। अब आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासत किस करवट बैठ रही है ये दिखाते हैं, क्योंकि पश्चिमी यूपी में चुनाव पहले ही चरण में होने वाले हैं। पश्चिमी यूपी जिसे जाट लैंड भी कहा जाता है, मुजफ्फरनगर दंगे के चलते बीजेपी ने 2017 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप किया था और 90% सीटें अपने नाम की थी। बीजेपी के सियासी समीकरण को तोड़ने के लिए समाजवादी और आरएलडी साथ आए हैं, लेकिन जाट और मुस्लिम के बीच सियासी कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा।
जाट महासभा ने आरएलडी और समाजवादी गठबंधन को चुनौती दे दी है। आइए देखते हैं जाट आखिर क्यों भड़क गए हैं। उत्तर प्रदेश का किसान दरवाजे बंद कर करके सिटकनी भी लगा देगा, फिर भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। याद रखना, जो हमारे और आपके बीच में जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने मेरठ से पश्चिमी यूपी की लड़ाई का आगाज किया। दोनों नेताओं ने गदा थामकर बताया कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन बीजेपी को यूपी से बाहर भेजेगा। वादों और दावों के साथ अखिलेश और जयंत चौधरी मेरठ से एक साथ गरजे। यकीनन पश्चिमी यूपी की राजनीति में ये गठबंधन बड़ा है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में जाट समुदाय अहम और निर्णायक भूमिका निभाता है। इस दफा किसान आंदोलन और जाट नेता राकेश टिकैत की बीजेपी से खुल्लम खुल्ला लड़ाई ने समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन को बड़ी ताकत दी है। यूपी में अगले कुछ दिनों में विधानसभा वोट डाले जाएंगे। पहले फेज में पश्चिमी यूपी में वोट डाले जाने हैं और चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन रार की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। समाज को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के सेंटर पॉइंट जिस मेरठ से अखिलेश और जयंत चौधरी ने गठबंधन का ऐलान किया था, अब उसी मेरठ से गठबंधन के विरोध की चिंगारी फूट रही है। मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर जाट समाज के सैकड़ों लोग राष्ट्रीय जाट महासंघ और जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित जाखड़ के नेतृत्व में इकट्ठा होते हैं और धरना प्रदर्शन कर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के खिलाफ अपना विरोध प्रकट करते हैं। अब सवाल ये है, ऐसा क्यों? क्या समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन जाटों को रास नहीं आ रहा है? क्या गठबंधन में टिकट बंटवारे के वक्त जाटों को दरकिनार किया गया है? क्या मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट मिलने पर भड़के हुए हैं पश्चिमी यूपी के जाट? सवाल यह है कि पश्चिमी यूपी के जाटलैंड में आखिर चल क्या रहा है? पहले रविवार यानी 16 जनवरी को भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और जाट समुदाय के बड़े नेता राकेश टिकैत ऐलान करते हैं कि किसान संघ चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। और अगले दिन बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के साथ बैठक के बाद नरेश टिकैत यू टर्न लेते हुए कहते हैं कि बीकेयू किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेगा। हो सके थोड़ी घनी कुछ हमारे मुंह तो भी निकल गई होगी बातचीत, पर हमें ज्यादा नहीं पता था। वो संयुक्त मोर्चे का, किसान संयुक्त मोर्चे का एक वो है, एक प्रतिबंध है, उसमें किसी भी पार्टी को कोई समर्थन नहीं है। सब आशीर्वाद है, आशीर्वाद टिकैत साहब भी देते हैं पहले से। और यहाँ से जो कोई भी आओगा, कोई किसी पार्टी का हो, वो तो जनता पर निर्भर है। हम तो बचाव ही रखेंगे इसमें, हमारी कोई ऐसी वो नहीं है बातचीत। सब आशीर्वाद है, सब हम तो यही कह पाए अपना शांति के उससे चुनाव लड़ो तो अपना ठीक रहेगा। पहले नरेश टिकैत का समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवारों को समर्थन की बात से पलटना और फिर मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर जाट नेताओं का इकट्ठा होकर गठबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना, आखिर इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित जाखड़ तो कह रहे हैं कि अखिलेश ने जाट समाज का अपमान किया है। वो ये भी कह रहे हैं कि आरएलडी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है, कोई अपना सम्मान गिरवी नहीं रखा है। आखिर रोहित जाखड़ अखिलेश पर इतना भड़के हुए क्यों है? इसकी सच्चाई जाने उससे पहले आपको दिखाते हैं कि पश्चिमी यूपी में जाट वोट बैंक कितना बड़ा फैक्टर है। पश्चिमी यूपी में जाट, दलित और मुस्लिम वोट बड़ा फैक्टर है। 14 जिलों की 71 सीटों पर इनका दबदबा है। पश्चिमी यूपी में जाट 20% के करीब है, तो मुस्लिम 30% और दलित समुदाय 25% से ऊपर है। तो सुनिए, मेरठ में जाटों का गर्जना मेरठ की सीटों पर समाजवादी पार्टी के टिकट बंटवारे को लेकर है। ये बवाल जाटलैंड में मेरठ की सिवाल खास विधानसभा से शुरू हुआ है और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। हम आपको बता दें कि मेरठ में समाजवादी पार्टी ने 4 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं। मेरठ शहर सीट से समाजवादी पार्टी ने रफीक अंसारी को टिकट दिया है। किठौर विधानसभा से पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर को टिकट दिया है। सिवाल खास सीट से समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक गुलाम मोहम्मद को टिकट दिया है। दक्षिण विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने आदिल को टिकट दिया है।
हस्तिनापुर सुरक्षित सीट से पूर्व विधायक योगेश वर्मा को टिकट मिला है। सरधना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने अतुल प्रधान को टिकट दिया है। मेरठ कैंट से मनीषा अहलावत को आरएलडी ने टिकट दिया है। लेकिन मेरठ की सिवाल खास विधानसभा सीट को जाटों ने नाक का सवाल बना लिया है। सिवाल खास विधानसभा चौधरी परिवार की विरासत की सीट है। ये सीट बागपत से सटी होने के कारण लोकसभा क्षेत्र बागपत से लगती है। इसी सीट से चौधरी चरण सिंह 3 बार सांसद रहे। जाट नेता सिवाल खास सीट पर जाट प्रत्याशी की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई। अब इसी को लेकर जाट गुस्से में है। जैसी स्वाभिमानी कौम का अपमान होगा तो जाट इसको परोक्ष और परोक्ष रूप से आपको खामियाजा जाट लैंड में उठाना पड़ेगा। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो विभाजनकारी दमनकारी नीति भारतीय जनता पार्टी की थी, उसके खिलाफ हमने प्रमुखता से 5 साल लड़ाई लड़ी। अगर गठबंधन भी ऐसा कुछ करेगा तो हम इस लड़ाई को अंत तक पहुंचा के दम लेंगे। अखिलेश यादव भले ही जयंत चौधरी से गठबंधन होने के बावजूद मेरठ जिले की 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुके हैं, लेकिन इसी के साथ आरएलडी में रार की घंटी बजने से अब मुश्किलें अखिलेश यादव की बढ़ गई है। अब जाट नेता कह रहे हैं कि वो प्रत्याशियों के चयन को लेकर गांव और चौपाल लगाएंगे। अगर उनका सम्मान और हक नहीं मिला तो लोगों से चुनाव के नोटा का इस्तेमाल करने के लिए कहेंगे। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आपको दिखाते हैं कैसे बरेली के एक मौलाना ने यूपी की पॉलिटिक्स में विवादित बयानों की एंट्री कराई। पहले तो तौकीर रजा कांग्रेस में शामिल हुए हैं। जब उनके जहरीले बोल वचन को बीजेपी ने पकड़ा तो मौलाना ने कांग्रेस पर भी हमला शुरू कर दिया। अब मौलाना की बाटला हाउस एनकाउंटर पर भड़काऊ तकरीर रिलीज हुई है। उत्तर प्रदेश की सियासत में मौलाना तौकीर रजा ने बवाल काट रखा है। मौलाना ने मंगलवार को कांग्रेस का समर्थन किया था और बुधवार को कांग्रेस पर ही हमला करना शुरू कर दिया। बरेली के कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ल के घर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि बटला हाउस एनकाउंटर में मरने वालों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम हमेशा कांग्रेस के खिलाफ रहे हैं, लेकिन 2009 में कांग्रेस के साथ थे। मुसलमानों ने आपको पैरोल पर छोड़ा है। अगर बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जो इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए उस एनकाउंटर में, उनका कत्ल हुआ, उनको भी उनकी पुलिस ने मारा था, जांच नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि इससे पुलिस का मनोबल टूटेगा। पुलिस के मनोबल की उन्हें ज्यादा परवाह थी, हमारे मनोबल की, 20 करोड़ मुसलमानों के मनोबल की परवाह नहीं थी। हमारे बच्चों को इस तरह अलल ऐलान आतंकवादी कहकर मार डाला गया। ये वही मौलाना तौकीर रजा हैं जो हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने के बाद सुर्खियों में आए और कांग्रेस पार्टी के समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का ऐलान किया था कि मौलाना तौकीर रजा खान ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी को समर्थन दिया है। समीकरणों की राजनीति नहीं, धर्मों की राजनीति नहीं, जात की राजनीति नहीं, इस बार उत्तर प्रदेश में मुद्दों की राजनीति होगी और युवा, नौजवान, किसान, गांव, गरीब, महिलाएं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। पूर्ण बहुमत से आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सरकार बनाने। जैसे ही बीजेपी ने मौलाना की जहरीली तकरीरों पर उन्हें घिरा, मौलाना एक ही रात में कांग्रेस के समर्थन से पलटी मार गए। अब एक तरफ तो तौकीर रजा कांग्रेस की मुखालफत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं कि भाई बहन की यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश को जरूरत है। आप सोच के देखिए किस प्रकार की ये घृणा की बात है, घृणा की पराकाष्ठा है, हाइट ऑफ हेट्रेड, जिसमें स्पष्ट रूप से एक मौलाना कह रहे हैं कि अगर हमने खुला छोड़ दिया अपने युवकों को तो धर्म विशेष का नाम लेकर कह रहे हैं कि हिंदुओं को हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं मिलेगी, देश छोड़ के जाना पड़ेगा। और तो और उसी लाइन में वो कहते हैं आगे कि हिंदुस्तान का नक्शा बदल के रख देंगे, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। हिंदुस्तान का नक्शा बदलने वाले लोग, जिन लोगों के मंसूबों में इस प्रकार की कारसादी है कि वो हिंदुस्तान के नक्शा को बदलना चाहते हैं, कानून की व्यवस्था को पलटना चाहते हैं,
स्वाभाविक रूप से वैसे लोगों का समर्थन कांग्रेस पार्टी लेती है। ये कोई कांग्रेस पार्टी के लिए नया विषय नहीं है। अब तौकीर किसकी तरफ है ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उनके जहरीले वीडियो रिलीज होने के बाद वो बीजेपी पर भड़क रहे हैं। मैंने आज तक भड़काने की बात नहीं की है, मैंने मिलाने की और प्यार मोहब्बत की बात की है। भड़काने का लफ्ज मेरे साथ जो है ये ज्यादती है, मेरे ऊपर अन्याय है। मैं एकता और भाईचारे की बात करता हूं। अगर ये आपको भड़काना लगता है तो 20 लाख मुसलमानों का कत्ल, क्या ये एकता की बात है? तो फैसला आप लोगों ने करना है और पूरा देश देख रहा है। देश को ये फैसला, और खास तौर से देश के हिंदू को ये फैसला करना है कि जो मरने के लिए, अपने देश पर जान देने के लिए, अपने देश की एकता के लिए और शांति के लिए जान देने के लिए आ गए, वो देश के दुश्मन है या वो जो देश के देशवासियों को कत्ल करने की बात करते हैं वो देश प्रेमी है। मौलाना तौकीर रजा ये भी कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दंगे समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ही हुए हैं और उनमें बेगुनाह मुसलमानों को जेल में डाला गया था। इसलिए कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए। समाजवादी की तरफ वो खुद नहीं गए हैं। 5 साल पूरे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता का मजा लिया, मुसलमानों को गालियां बकी और अब समाजवादी में चले गए, शिफ्ट हो गए। वो खुद शिफ्ट नहीं हुए हैं, आरएसएस ने उन्हें डायरेक्शन देके शिफ्ट कराया है। और मेरा मानना ये है कि कल अगर किसी वजह से, हमारी लापरवाही की वजह से अगर समाजवादी की सरकार बनती है तो वो देश के लिए और प्रदेश के लिए बेहद घातक साबित होने वाली है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के जो काम बाकी रह गए हैं या आरएसएस जो उनसे काम लेना चाहती थी, जो काम पूरे नहीं हो सके, वो काम अखिलेश से लिए जाने हैं और अखिलेश आने वाले उत्तर प्रदेश के नीतीश कुमार साबित होने वाले हैं। आपको बता दें कि तौकीर पर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने की वजह से केस दर्ज हो चुका है। इसके अलावा उन्होंने कथित तौर पर हिंदू समुदाय के खिलाफ धमकी दी है। बरेली से कृष्ण गोपाल राय के साथ आज तक ब्यूरो। में उत्तर प्रदेश की कैराना सीट इस बार भी यूपी में हॉट सीट बनी हुई है। बीजेपी ने कैराना के पलायन को मुद्दा बनाया है। समाजवादी पार्टी ने गैंगस्टर के आरोपी नाहिद हसन पर ही दांव लगाया, लेकिन नाहिद हसन जेल तो चले गए, जमानत याचिका भी खारिज हो गई। अब कैराना सीट पर नाहिद हसन की बहन इकरा के समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चा है। आखिर कौन है इकरा, देखिए। यूपी में कैराना सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन की गिरफ्तारी के बाद सवाल ये उठ रहा है कि अब कैराना से समाजवादी पार्टी का चेहरा कौन होगा। ऐसे में खबरें ये आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी नाहिद हसन की बहन इकरा हसन को चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। हालांकि इकरा हसन इन बातों को अफवाह बता रही है और दावा कर रही है कि अब भी कैराना से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उनके भाई नाहिद हसन ही है। हम आपको बता दें कि शामली में कैराना की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाहिद हसन की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी थी। आधे घंटे तक चली सुनवाई के बाद नाहिद हसन की मुश्किलें उस वक्त और बढ़ गई जब उनकी जमानत खारिज कर दी गई। इससे पहले शनिवार यानी 15 जनवरी को गैंगस्टर की कार्रवाई में नाहिद हसन को जेल भेज दिया गया था। बता दें कि कैराना से समाजवादी पार्टी विधायक नाहिद हसन, उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों को गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। नाहिद हसन को गिरोह का लीडर बताते हुए कहा है कि इनकी आम जनता के बीच शोहरत ठीक नहीं है। ऐसे में कैराना से नाहिद हसन की बहन। तो उत्तर प्रदेश के सियासी घमासान पर आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए आज तक।